लेक्चर नंबर 57 का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले है हिस्सा ग्रामर। हिस्सा ग्रामर में हमने फेल माजी की दो सूरतों का मुतालिया किया था। एक है माजी करीब और दूसरी है माजी बईद। आज हम पढ़ेंगे फेल माजी बईद। फेल माजी बईद माजी की वो सूरत है कि जिसमें गुजरे हुए जमाने में किया हुआ काम दूर के जमाने में पाया जाए। जैसे वो गया था, हमने खाया था, उसने लिखा था, तुमने बात की थी। तो ऐसा काम जो गुज़श्ता जमाने को भी जाहिर करे लेकिन दूर के जमाने को जाहिर करे तो उसको फेल माजी बईद कहते हैं। इस हवाले से एक खूबसूरत शेर है कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब। ये शेर गलत लिखा है। जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। जी नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद बयानो बदी में आज हमने पढ़ना है तशबीह। तशबीह अरबी जुबान का लफ्ज है और ये लफ्ज निकला है शिबा से। शिबा का मतलब होता है बराबर होना, एक जैसा होना, मुमासलत होना। एक चीज की अच्छी या बुरी खसूसियत का दूसरी किसी चीज की अच्छी या बुरी खसूसियत से मुवाजना तशबीह कहलाता है। यानी एक चीज एक मानी में बिला तजरीद हो, बिला इख्तियारा दूसरी चीज के जो शरीक होती है उसको हम तशबीह कहते हैं। तशबीह में हमेशा हकीकी मानी पाए जाते हैं। तशबीह हमेशा हकीकत में होती है और एक चीज को किसी मुश्तरक खसूसियत की बुना पर जब आप किसी दूसरी चीज के मानद करार देते हैं तो इसको भी तशबीह कहते हैं। गरज तशबीह किसी चीज की सिफत, हालत या कैफियत का मवाजना होता है। आमतौर पर कलाम में फसाहत और बलागत पैदा करने के लिए तशबीहात का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अजमल शेर की तरह बहादुर है। यह तशबीह का जुमला है। तशबीह के लिए मुश्तरक खूबी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तशबीह के साथ साथ दो बातें और कि जब भी आप तशबीह देते हैं तो जिस चीज को आप तशबीह देते हैं उसको मुशब्बा कहते हैं और जिस चीज के साथ आप तशबीह दे रहे हैं उसको मुशब्बा बिही कहते हैं। तो मुशब्बा के अंदर जो सिफत होती है वो कम होती है, जबकि आप जिस चीज से मवाजना उसका कर रहे हैं, जैसे नलके का पानी बर्फ की तरह ठंडा है, तो अब बर्फ ज्यादा ठंडी होती है नलके के पानी से। नलके का पानी मुशब्बा है तो उसमें जो हकीकी खूबी होगी, जो हकीकी वस्फ होगा वो कम होगा, जबकि मुशब्बा बिही में हकीकी खूबी ज्यादा होगी। तो तशबीह के 5 अरकान होते हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिबा, हर्फ तशबीह। हर्फ तशबीह का दूसरा नाम इदात तशबीह भी है और इसके साथ गरज तशबीह। तो इस हवाले से एक शेर है कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अब इस शेर में इकबाल ने अहले ईमा को खुर्शीद से तशबीह दी है। जी नेक्स्ट। इस्तिलाहात के सिलसिले में आज हमारी इस्तिलाह है इजाज। इजाज एक अलिफ एन जीम अलिफ जे के साथ होता है, उसका मतलब होता है मुआजिजा, जबकि ये अलिफ ये जीम अलिफ जे के साथ है इजाज। इजाज का मतलब होता है कम से कम हरूफ में मुद्दा बयान करना, कम से कम लफ्जों में अपना मकसद बयान करना, कम से कम हरफों में जो अदायगी होती है उसको हम इजाज कहते हैं।
तो इजाज बलागत का एक जीना है। गुफ्तगू में इजाज, खास तौर पर गजल में जो इजाज है, उसका हुस्न अपनी मेराज पर दिखाई देता है। गजल में फसीह बलीग इख्तियारात भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फसीह बलीग इख्तियार दरअसल उसकी इजाजियत कहलाता है, उसकी सिफत इजाज होते हैं। गजल को जहाँ अलैम और रमूज की जुबान कहा जाता है, जब भी आप रमजो किनाए में या इशारे में बात करेंगे तो बात आपकी कम से कम लफ्जों में होगी, कम से कम हरफों में होगी। तो गजल की या कलाम की वो खूबी कि जिसमें आप अपनी गुफ्तगू को, अपने मकसद को, अपने मुद्दा को, अपनी बातचीत को कम से कम हरूफ में बयान करते हैं, उसको इजाज कहते हैं। गोया कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी बात बयान करने का हुनर इजाज कहलाता है। और ये कलाम हुस्न है, यानी हुस्न का कलाम इसी में है। और आजकल आप देखें कि इस मशीनी दौर में, इस साइंसी दौर में, जहां लोगों के पास वक्त की कमी है, तो इसलिए अब वो तवील दास्तानें और तवील नावल पढ़ने की बजाय अब माइक्रो फिक्शन का दौर है। यानी 5 लफ्जों की कहानी, 10 लफ्जों की कहानी, 20 लफ्जों की कहानी, 100 लफ्जों की कहानी, अब सांचे आ रहे हैं और माइक्रो फिक्शन अब फिरोग पा रहा है। तो ये जो इजाज है, ये उसी चीज का एक हिस्सा है। गालिब का खूबसूरत शेर देखिए कि किस तरीके से इसमें इजाज व बलागत पाया जाता है। जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबां खयाबां इरम देखते हैं। तो फसीह बलीग अंदाज में इतने बड़े मौजू को सिर्फ चंद लफ्जों में गालिब ने बयान कर दिया है। जी, उसके बाद है हमारा हिस्सा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में पहला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, कि इलेक्ट्रॉन को किसने दरियाफ्त किया था। इलेक्ट्रॉन को जोसेफ, जे से मुराद जोसेफ और दूसरे जे से मुराद जोहन, जोसेफ जोहन थॉमसन ने इसको दरियाफ्त किया था। और जे थॉमसन का ताल्लुक बरतानिया से था और ये बरतानिया की क्यूडिश लेबॉर्ट्री में फिजिक्स के एनालिटिकल प्रोफेसर थे, तजियाती तबीयात के प्रोफेसर थे। तो जे थॉमसन, जिनका पूरा नाम है जोसेफ जोहन थॉमसन, जिनका ताल्लुक बरतानिया से था, जो बरतानिया में एक लेबॉर्ट्री में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो दरअसल उन्होंने कैथोड रेज दरियाफ्त की थी। ये जो कैथोड रेज थी, इनको फिर इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और इसी तरह थॉमसन के बारे में कहा जाता है कि थॉमसन से पहले एक कॉन्सेप्ट था जो कि यूनानियों का था, एटमोस, नाकाबिल तकसीम, कि एटम नाकाबिल तकसीम जरा है। तो जे थॉमसन ने इस नजरिए को गलत साबित किया कि एटम नाकाबिल तकसीम जरा नहीं है, बल्कि इसको मजीद छोटे ज़रात में भी तकसीम किया जा सकता है। तो आज इलेक्ट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तकरीबन 200 के करीब मजीद छोटे पार्टिकल एटम के अंदर दरियाफ्त हो चुके हैं। दूसरा सवाल है, द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ द डैश इज नोन एज साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम किसे कहा जाता है? साइबर क्राइम यानी इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए होने वाले जराइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। तो
पाकिस्तान में साइबर क्राइम का बिल, ये सवाल एक मर्तबा पूछा गया था कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम का एक्ट कब पास किया गया। उसको नाम दिया गया था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, कि जिसको साइबर क्राइम एक्ट भी कहा जाता है, ये 2016 में एक्ट पास किया गया, कानून पास किया गया। इसके 7 चैप्टर्स हैं और इस कानून का इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सहाफी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाता है तो उस फेक न्यूज की भी सजा है। बाकी तो और चीजें और हैं कि आपने किसी का डाटा चुरा लिया, किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, तो वो तो और उसकी तज़ीरात हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो फेक न्यूज फैलाएगा, इस एक्ट के मुताबिक उसको नाकाबिल जमानत 5 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद मारूजी है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये दरअसल इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग सिस्टम है। दुनिया के तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसी वेब के जरिए, इसी जाल के जरिए, WWW के जरिए। तो इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं कि ये इंफॉर्मेशन स्टोरिंग सिस्टम भी है और उसके बाद इंफॉर्मेशन डिलीटिंग सर्विस भी है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद है कि द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म, फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड एकेडमी अवार्ड, के जिसका दूसरा नाम ऑस्कर अवार्ड है, उसको कहा जाता है। और ऑस्कर अवार्ड ये हर साल अमेरिका देता है और पहला ऑस्कर अवार्ड 1929 को दिया गया था और 2023 का ऑस्कर अवार्ड एक फिल्म है एवरीथिंग। फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग यानी हर चीज, एवरीवेयर हर जगह, ऑल एट वंस फौरन ही। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसको, इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और इस फिल्म में एक अदाकारा थी, मलेशियन अदाकारा, जो कहते हैं कि एशिया की पहली अदाकारा भी है कि जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। मलेशिया से उसका ताल्लुक था। उसने इस फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में काम किया था। उसका ताल्लुक मलेशिया से था और उसका नाम था मिशेल यू। मिशेल यू ये अदाकारा थी। ये पहली एशियाई अदाकारा है कि जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। उसके बाद है कि 2021 में वो कौन सा मुल्क है कि जिसमें पहली मर्तबा इंतखाबात हो रहे हैं। याद रहे इससे पहले वहां बादशाहत थी, लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद 2021 में वहां पर पहली मर्तबा इलेक्शन हो रहे थे। तो वो मुल्क है कतर। कतर में इलेक्शन हुए थे। अच्छा, उसके बाद है कि जब किसी भी चीज को रोशनी की रफ्तार से हरकत दी जाए, स्पीड ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 1,86,000 मील फी सेकंड है शायद, तकरीबन ऐसे ही है। यानी स्पीड इतनी तेज है। चांद भी तकरीबन, जमीन से चांद का फासला भी तकरीबन इतना है। और स्पीड की जो लाइट है वो इतनी है कि ये जमीन के गिर्द 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकती है। रोशनी की रफ्तार इतनी ज्यादा है। तो जब आप किसी भी चीज को रोशनी की रफ्तार से स्पीड देते हैं, तो एक फार्मूला आइंस्टाइन ने पेश किया था, E = mc²।
कि जब भी आप किसी भी मास को, किसी भी मादे को स्पीड ऑफ लाइट से हरकत देंगे तो वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है। तो उसका जो वेट है, उसका जो वजन है, वो वेटलेस हो जाता है और इनफाइनिटी की हद तक, लामहदूद हद तक वो वेटलेस हो जाता है। उसका वेट जीरो नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि जी जीरो वेट हो गया, नहीं, वो उसका जो वेट है वो जीरो नहीं हुआ, बल्कि लामहदूद हद तक उसका वेट कम हुआ। इनफाइनिटी इसका जवाब आएगा, इनफाइनिटी। तो मजीद अगर कोई साइंस का बंदा बैठा है तो इसको समझा सके, हमें तो साइंस नहीं आती। फार्मूला दिया था वो कौन सा है? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मैट्रिक में हमने पढ़ा था। तो उसके बाद हमारा सवाल है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये जो नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये जो तीन ममालिक हैं उसके साथ, तो ये यूरोप के शुमाल में मौजूद हैं, यानी कि शुमाली यूरोप के ये मुल्क हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो फिनलैंड भी हो सकता है, आइसलैंड भी हो सकता है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो कल्चर है वो तकरीबन सेम है। ऐसे ममालिक के जहां पर कल्चर एक जैसा हो और वो एक दूसरे के जुग्राफियाई लिहाज से भी करीब हो, उनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। और तकरीबन इनकी तादाद 7 है। कुल 7 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। उसके बाद है HTTPS। ये कंप्यूटर का एब्रीवेशन है, इसका एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसका एब्रीवेशन है। तो नेक्स्ट, जी हिस्सा एजुकेशन देखिए, फिलॉसफी, रियलिज्म। सबसे पहला फलसफा था आइडियलिज्म का, मिसालियत पसंदी का, अहनियत पसंदी का, जो कि अफलातून ने पेश किया था। हमारा दूसरा फलसफा है रियलिज्म, जो कि अरस्तु ने पेश किया है। तो ये अगेंस्ट आइडियलिज्म। तो ये फलसफा, रियलिज्म का फलसफा, हकीकत पसंदी का फलसफा मिसालियत पसंदी के रद्द अमल में आया। यानी अरस्तु ने अपने उस्ताद अफलातून के नजरियात से इख्तलाफ किया था और एक अपना नजरिया पेश किया था, जिसको रियलिज्म कहते हैं। तो रियलिज्म जो है ये आइडियलिज्म के अगेंस्ट थी। ये कहती, ये जो नजरिया है ये मादी चीजों के हकैक पर मुश्तमिल है, कि जो रियल थिंग्स हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं, उनके जो हकैक हैं, उन पर इस नजरिए की बुनियाद है। और रियलिज्म वाले, यानी अरस्तु के जो नुमाइंदगान हैं, अरस्तु के फलसफे के जो नुमाइंदगान हैं, वो किताबी इल्म पर जोर देते हैं। उसके बाद ये ट्रैवलिंग को, मशाहिदे को और हकीकी चीजों के, हकीकी तजर्बात से इल्म हासिल करने पर जोर देते हैं। इनके नजदीक तालीम प्रैक्टिकल होनी चाहिए और यूजफुल होनी चाहिए, यानी वो इंसानी मुआशरे के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए फायदा मंद इल्म हो, ऐसा इल्म हो। और ये कहते हैं कि जो करिकुलम हो वो तबाई दुनिया से ताल्लुक रखता हो, यानी मैटर से ताल्लुक रखता हो, फिजिकल से ताल्लुक रखता हो, जैसे साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स पर इन्होंने फोकस किया था। जी मैडम साहब, नेक्स्ट स्लाइड। कर दिए सर। इनके नजदीक जो टीचर है
उसको डोमिनेंसी हासिल थी। यानी ये टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है, उस्ताद नवाज फिलॉसफी है। अच्छा, उस्ताद को क्या पढ़ाना चाहिए? मादी अशिया के मुतालिक पढ़ाना चाहिए। और तरीका तदरीस क्या हो? इनका तरीका तदरीस, पहला तरीका तदरीस हो इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड होता है इस्तदलाली, यानी आप इस्तदलाली तरीके तदरीस से पढ़ाएं। अब इस्तदलाल क्या होता है? यानी कि आप दलील देकर अपनी बात समझाएं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि अगर आप बच्चों को परिंदों के मुतालिक पढ़ा रहे हैं, तो जब आप बच्चे से कहते हैं कि बेटा या जानवर फर्ज करें कि गाय की कितनी टांगे होती हैं, तो जब बच्चा जवाब देता है कि गाय की 4 टांगे होती हैं, तो आप फिर एक खास मिसाल दे के फिर आम की तरफ जाते हैं। फिर आप उनसे पूछते हैं कि बेटा बकरी की कितनी टांगे हैं, भैंस की कितनी टांगे हैं, ऊंट की कितनी टांगे हैं। तो इस तरीके तदरीस को इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और ये तरीका तदरीस इंडक्टिव मेथड कहलाता है। यानी आप बच्चों को एक खास मिसाल दें और फिर उस मिसाल को फैलाते जाएं। तो ये इंडक्टिव मेथड पर जोर देते हैं। दूसरा है ह्यूरिस्टिक्स मेथड। ह्यूरिस्टिक्स का मेथड का मतलब ये है कि बच्चा चीजों को खुद एक्सप्लोर करे, उसकी खुद तफ्तीश करे, उसको खुद जानने की कोशिश करे। और एक्सपेरिमेंटल मेथड, तजर्बाती तरीका तदरीस, यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन, जैसे साइंस लैब्स में प्रैक्टिकल किए जाते हैं ना, तो उस तरीके से। फील्ड ट्रिप्स, यानी आप बच्चों को लेकर मुख्तलिफ जगहों पर जाएं और वो अपने ऑब्जर्वेशन से सीखे। जी नेक्स्ट। जी सवाल की इबारत कोई रीड कर दे। मैडम साहब आप कर दें, या मिस मैमुना अस्सलाम साहब अगर वालेकुम। मौजूद हैं तो वो कर दें, या मिस रुखसाना साहब जिसको मौजूद हैं सर, तो वो इसको रीड जी कर सर मैं दें। मौजूद हूँ सर, जी जिसको जी। कहेंगे वही कर देगा, नो टेंशन, सब मौजूद है। वो होती है ना, अपना चॉइसेस होती है ना, इंसान की जो अस्सलाम चॉइस होती है वालेकुम ना, सर जी। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड, फोर्थ। तो हमारी ऑलवेज जो फर्स्ट चॉइस है ना, वो मिस मैमुना साहब होती हैं। शुक्रिया लेकिन हम सर, सेकंड बहुत चॉइस बहुत पे आ गए हैं। मैमुना पढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। सर आप कैसे हैं? जी मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो आपके चांद सितारे, आपके नन्हे मुन्ने, आपके मौलवी साहब सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, नन्हे मुन्ने भी ठीक ठाक है, मौलवी साहब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आजकल भाई के घर हूँ। अच्छा अच्छा, चले सलामत रहें जी। पढ़ें इसको। जी सर। नज़्म व नस्र में अजनबी, नामानूस और अनोखे अल्फाजो मुहावरात के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? आपने गालिब की वो गजल तो पढ़ी होगी ना कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। तो उसमें एक शेर वो कहते हैं तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, कभी फितराक में तेरे कोई नखचीर भी था। नखचीर कहते हैं शिकार को, फितराक कहते हैं वो थैला के जिसमें शिकारी अपना शिकार बंद करते हैं। तो कलाम में अजनबी और नामानूस अल्फाज का इस्तेमाल गराबत कहलाता है। तो ये उसकी मिसाल थी। जी नेक्स्ट। अगर गजल के आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस मौजूद नहीं तो उसे क्या कहेंगे? जी लवाज़माते शेर में मतला और मक्ता भी शामिल हैं। मक्ता
का लुग़वी मतलब होता है काटने का मकाम। वो जगह जहाँ गजल का इख्तिताम हो उसको मक्ता कहते हैं। मक्ता के लिए दो शराइत हैं, एक ये कि वो गजल का आखिरी शेर हो, और दूसरी ये कि उस शेर में शायर ने अपना कलमी नाम, अपना तखल्लुस, अपना पेन नेम भी इस्तेमाल किया हो। तो गजल का वो आखिरी शेर के जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको हम मक्ता कहते हैं। तो अगर वो आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उसको हम आखिरी शेर कहेंगे। और इसी तरह मतला, मतला भी अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है तुलू होने का मकाम, निकलने की जगह। गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। गजल का पहला शेर हमेशा हम काफिया और हम रदीफ होगा, और अगर गजल का पहला शेर है उसमें काफिया और रदीफ नहीं है, जैसे इकबाल की कुछ गजलियात हैं, जैसे वो उसका मशहूर शेर है ना कि अजब वाइस की दीदारी है यारब, अदावत है इसे सारे जहां से, इस तरह की कोई गजल है। तो इसमें देखे ना कोई काफिया और रदीफ नहीं है, लेकिन है गजल का पहला शेर। तो गजल का वो पहला शेर कि जिसमें काफिया और रदीफ है उसको मतला कहेंगे, और अगर काफिया और रदीफ नहीं है तो फिर वो पहला शेर कहलाएगा, गजल का पहला शेर कहलाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर गजल का पहला शेर, गजल का आखिरी शेर मतला और मक्ता नहीं है, यानी मतला और मक्ता के अलावा कोई शेर है, उसको हम आम शेर कहेंगे, आम शेर कहेंगे। तो इस पे किसी दिन फिर तफसील से बात करेंगे कि ठीक है जी। नेक्स्ट। मशरकी तमद्दन का आखिरी नमूना गुज़िश्ता लखनऊ उर्दू में इमरानियात की पहली किताब है। इसके मुसन्निफ कौन हैं? जी, ये बार बार हम पढ़ चुके हैं कि सोशियोलॉजी पर पहली किताब अब्दुल हलीम शरर ने लिखी थी, जो कि तारीखी नावल लिखने के हवाले से मशहूर है और अपने रिसाले दिल गुदास और फिरदौस बरीं के हवाले से मशहूर है। जी। दोहा हिंदी सिन्फ़े नज़्म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल कितने शेर होते हैं? जी, इसमें एक शेर होता है, दो मिसरे होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, मैंने आपको बताया था। और ये इसके बारे में मैंने डिटेल से भी बताया था कल। कबीरा कड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। तो इसमें एक शेर होता है और उसमें दो मिसरे होते हैं। जी, नेक्स्ट पढ़िए। शायरे कश्मीर के लक़ब से कौन मुलक़्क़ब हैं? शायर कश्मीर आप सब के इल्म में है, खुशी मोहम्मद नाजिर को कहा जाता है। ये वही खुशी मोहम्मद नाजिर हैं जो अलीगढ़ में भी पढ़ते रहे थे और जिन्होंने बड़ी मशहूर जमाना नाज़म, नहीं नहीं, शायर कश्मीर किनको कहा जाता है? सर मोहम्मद बिन वो हसन को कहा जाता है ना? मोहम्मद बिन फौद को कहा जाता है। ठीक है जी। तो मैं फिर वो खुशी मोहम्मद नाजिर के बारे में बताने लगा कि ये अलीगढ़ में, अच्छा, खुशी मोहम्मद नाजिर भी बहुत अच्छे शायर थे, और शिबली नोमानी ने इनकी शायरी की बड़ी तारीफ की थी, और कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, वो इनका कलाम और ख़ास तौर पर इनकी जो गज़ल जोगी, इनकी जो नाज़म जोगी है, उसको बड़े शौक से सुनते थे। जैसे कहा जाता है कि अयूब, सदर अयूब जो है वो पठान खान को बड़े शौक से सुनते थे। जी, नेक्स्ट। मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी की किताब काला पानी का ताल्लुक किस सिन्फ़े नस्र से है? जी, काला पानी
जिसका दूसरा नाम तवारीख अजीब भी है। तवारीख अजीब, ये जब इनको मौत की सजा सुनाई गई थी 1857 यानी गदर की लड़ाई में, तो इनको फिर काला पानी भेज दिया गया था। काला पानी एक जजीरे का नाम था, इसके मुतालिक मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था। फिर इनकी मौत की सजाए उम्र कैद में तब्दील हुई थी। और ये जो पाबंद सलासल रहे थे काला पानी में, और ये दरअसल उनकी वही हफ्सियात आप कह सकते हैं कि इन्होंने ये हफ्सियात लिखी है। ये अजीब चीज है कि ये सफरनामा भी है और ये जिंदानामा भी है, ये हफ्सियात भी है, लेकिन इसकी जो हेयत है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो आप बीती से मिलता जुलता है। इसलिए फिर अक्सर नकाद इसको आप बीती कहते हैं। तो उर्दू की जो पहली आप बीती है वो काला पानी है, जो कि मोहम्मद जाफा थानेसरी ने लिखी थी। और इसका जो पहला एडिशन था 1884 में शाये हुआ था मुंशी नेवल किशोर से। जी नेक्स्ट। अल्लामा इकबाल अपने आप को किस हस्ती का मानवी शागिर्द कहने में फख्र महसूस करते थे? बिल्कुल, मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी। तो मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी जो कि शम्स तबरेज के शागिर्द थे और शम्स तबरेज के मुरीद थे, लेकिन इकबाल उनको अपना मानवी उस्ताद समझते थे। मानवी उस्ताद का मतलब होता है रूहानी उस्ताद। तो इकबाल के जो रूहानी उस्ताद थे, जो मानवी उस्ताद थे, वो मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी थे। और जलालुद्दीन रूमी के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि ये 13वीं सदी ईस्वी के शायर थे, जो कि अफगानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा हुए थे। और इनकी वफात फिर तुर्की में हुई थी। और तुर्की का एक शहर है कुनिया, तो इसकी कब्र वहां पर मौजूद है। और कहते हैं कि तुर्की में इनकी कब्र के साथ इकबाल की अलामती कब्र भी मौजूद है। और शेख फरीदुद्दीन इत्तार, ये भी इनके मतलब ये उनके उस्ताद थे। इब्न अरबी, शम्स तबरेजी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये सारे जो है वो जलालुद्दीन रूमी को अपना उस्ताद समझते थे। और कहा जाता है कि इकबाल के हर शेरी मजमूए में जलालुद्दीन रूमी का जिक्र है। और इकबाल ने जो जावेद नामा लिखी थी, जिसमें उन्होंने आसमानों की सैर की थी, 7 आसमानों की सैर की थी, वो भी मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ की थी। तो इकबाल के जो मानवी उस्ताद हैं वो जलालुद्दीन रूमी हैं। जी नेक्स्ट। ऐसे मौजिज़ बयान फसीहुल लिसान कदरदान के उठ जाने से अब जिंदगी का कुछ लुत्फ बाकी नहीं रहा। अब ऐसा जी कमाल पैदा न होगा। मीर अनीस की वफात पर यह जुमला किसने कहा? जी जबरदस्त जुमला है। ये मीर अनीस की वफात पर मिर्जा दबीर ने कहा था, आसमां बेमाह कामिल, बहुत खूबसूरत है, आसमां बेमाह कामिल, सिदरा बेरूहल अमीन, आसमां बेमाह कामिल, सिदरा बेरूहल अमीन, तूर सीना बेकलीमुल्लाह, मिंबर बे अनीस। ये उन्होंने उनकी वफात पर ये अशार कलमबंद किए थे। दोबारा सुन लें, आसमां बेमाह कामिल, सिदरा बेरूहल अमीन, तूर सीना बेकलीमुल्लाह, तूर सीना बेकलीमुल्लाह, मिंबर बे अनीस। जी नेक्स्ट पढ़ें। मीर कागज बबर अली अनीस को, अहम चीज, मीर बबर अली अनीस को उर्दू का फिरदौसी भी कहा जाता है।
ये सवाल पूछ लेते हैं अक्सर कि उर्दू जुबान का फिरदौसी किसे कहा जाता है। उर्दू जुबान का फिरदौसी मीर बबर अली अनीस को कहा जाता है। जी नेक्स्ट। कागज के फूल सर पर सजाकर चली हयात, निकली बैरून शहर तो बारिश ने आ लिया। ये मशहूर शेर किस की तख्लीक है? जी जबरदस्त शेर है और सीएसएस के निसाब में भी शामिल है। ये जफर इकबाल का शेर है जिनका ताल्लुक उकाड़ा से है और जो आफ्ताब इकबाल के वालिद हैं और दाल दलिया के उन्वान से कालम भी लिखते हैं। बड़े अच्छे शायर हैं। तो उनकी जो कुलियात है अब तक वो भी मंजर आम तक आ चुकी है। तो कागज के फूल सर पर सजाकर चली ही याद, तो इसमें दुनिया की नापैदारी और इंसान के फानी होने का तस्करा है और ये जफर इकबाल का शेर है। कल सुबह के जी मतलाए ताबा से जब आलम बुकाए नूर हुआ, सब चांद सितारे मांद हुए, खुर्शीद का नूरे ज़हूर हुआ। ये शेर नज्म का अव्वलीन शेर है। इस नज्म के खालिक कौन हैं? जी ये शेर बहुत मर्तबा हम पढ़ चुके हैं। खुशी मोहम्मद नादिर, खुशी मोहम्मद नाजिर। गुबार आलूदाए रंगो नस्ब हैं बालों पर तेरे, तू ए मुर्गे हरम उड़ने से पहले पुरफिशा हो जा। इस शेर में कौन सी संत आई है? जी इसमें देखें, गुबार आलूदा रंगो नसब हैं बालों पार तेरे। अब देखें इसमें बाल पार मुर्गे हरम, तो एक ही कबील के अल्फाज लाए जा रहे हैं। जब आप कलाम में एक ही कबील के अल्फाज लाते हैं तो इसको मुरातुन नजीर कहा जाता है। इसमें इकबाल कहते हैं कि आए मुर्गे हरम, यानी आए काबे का परिंदा, यानी कि आए मुसलमान, कि तेरे जो बालों पर है ना वो रंगो नस्ल के गुबार से अट गए हैं। आप इसी रंग और नस्ल पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में कहा था ना कि लोगों तुम सब आदम की औलाद हो, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे, इसलिए तुम्हें भी कोई फजीलत नहीं। तो और यही जो रंग व नस्ब का जो मेयार था, जो गुबार था, उससे इकबाल मना करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें अब जो काबे का परिंदा है उसकी जो परवाज है वो सिदरतुल मुंतहा तक है। यानी है मुसलमान, अगर तू हकीकी मुसलमान बनना चाहता है, खुदा को पाना चाहता है, फना फिल्ला होना चाहता है, तो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो रंग व नस्ल का गुरूर है इसको खत्म कर दे। चलें जी आगे पढ़ें। इलाही बर के गैरत की तड़प मुझको अता कर दे, मुझ आतिश शेर पा को आतिश नवा कर दे। ये मशहूर शेर किसकी तख्लीक है? बहुत जबरदस्त, आप बहुत ही अच्छे अंदाज में और सही शेर पढ़ रहे हैं। तो ये मुनाजात का शेर है, इसमें या खुदा का लफ्ज आ गया है। तो इलाही, इलाही यानी मुखातब कर रहे हैं इलाही। तो ये मुनाजात का शेर है और गालबन मौलाना जफर अली खान का शेर है ये। जी नेक्स्ट। अब जहां आफताब में हम हैं, यहाँ कबो सर्वो गुल के साए थे। मीर ने इस शेर में किस जगह का जिक्र किया है? मीर की बहुत ही खूबसूरत गजल, रंज खींचे थे दाग खाए थे। क्या बात है। रंज खींचे थे दाग खाए थे, दिल ने सदमे बड़े उठाए थे। रंज खींचे थे दाग खाए थे, दिल ने सदमे बड़े उठाए थे। पासे नामू से इश्क था वरना, कितने आंसू पलक तक आए थे। वही समझा न वरना हमने तो, जख्म छाती के सब दिखाए थे। अब जहां आफताब में हम हैं,
यहाँ कबू सर्व गुल के साए थे। तो जहान आबाद कहा जाता है, दिल्ली को कहा जाता है जहान आबाद, जहां आबाद, क्योंकि इसे शाहजहां ने आबाद किया था ना, और इसका नाम फिर उन्हीं के नाम पर शाहजहां रखा गया था। गालबन 1649 में। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था आपको। जी नेक्स्ट। नाला कुश शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर। अल्लामा इकबाल के इस शेर में शिराज का बुलबुल से कौन मुराद हैं? आपने यकीनन इकबाल की नज्म सिकलिया का मुतालिया किया होगा, जो इकबाल का शहर आशोक भी है। तो नलका शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर। आसमान दौलत गरनाता जब बर्बाद की, इब्ने बदरू के दिले नाशाद ने फरियाद की। तो ये जो शेर है ये शहर आशोक का है, और इकबाल की नाज़्म सिकलिया का शेर है। इसमें तो उन्होंने कहा है कि नालाकाश, नालाकाश का मतलब होता है मातम करने वाला। शिराज का बुलबुल, शिराज का बुलबुल से मुराद है शेख सादी। तो शेख सादी ने बगदाद की तबाही पर मरसिया लिखे थे। और दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर। और दाग ने दिल्ली के सुकूत दिल्ली पर मरसिये लिखे थे, और शेख सादी ने सुकूत बगदाद पर मरसिये लिखे थे। तो ये उस तरफ इशारा है। इसका जो अगला शेर मैंने सुनाया है ना, आसमान दौलत गरनाता जब बर्बाद की, ये दौलत गरनाता से मुराद स्पेन है, हस्पानिया है। तो स्पेन पर मुसलमानों का कब्जा था ना, फिर 1492 में उनसे छीन लिया गया। इब्ने बदरू के दिल नाशाद ने फरियाद की। इब्ने बदरू, इसका ताल्लुक स्पेन से था। ये स्पेन का अरबी शायर था, और इसने सुकूत गरनाता पर मरसिये लिखे थे। यानी शिराज का बुलबुल या बुलबुल शिराज शेख सादी को कहा जाता है। उन्होंने बगदाद, सुकूत बगदाद पर मरसिया लिखे। उसके बाद दाग को बुलबुल हिंद कहा जाता है। उन्होंने सकूत दिल्ली पर मरसिया लिखे। इसी तरह इब्ने बदरू, उन्होंने सकूत गरनाता पर मरसिया लिखे थे। कत्ले हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये मशहूर आम शेर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है।